हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल से हमने बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें मैंने पूरी वीडियो को डिटेल से बनाया है, हर एक पॉइंट मैंने समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले इस वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किया है। इसके अंदर हमने फाइनेंस की मीनिंग, फाइनेंस की नीड, फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एरियाज़ ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का एरिया कौन कौन सा है, इसको डिस्कस किया है। साथ ही साथ स्कोप ऑफ फाइनेंस को हमने डिटेल में देखा है और सबसे ज़्यादा डिटेल में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को इस वीडियो में बताया गया है। अगर हम मीनिंग ऑफ फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस क्या होता है, हम आम बोलचाल की भाषा में मनी को फाइनेंस कह देते हैं, रुपए पैसे को फाइनेंस कह देते हैं। लेकिन अगर हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फाइनेंस की एक डिफिनीशन होती है। फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। तो ये है इसकी डिफिनीशन। और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के लिए जिस पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे इस पूरी वीडियो में वो है बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए या उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब जैसे एक बिजनेस से जो किसी एक तरह का प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है, अब वो दूसरे प्रोडक्ट को ही बनाना चाहता है। जैसे एक कंपनी जो सिर्फ साबुन बनाती है, नहाने का साबुन बनाती है, उसने अब शैम्पू बनाना भी शुरू किया या करना चाहती है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो किसी भी बिजनेस को बड़ा करना हो, उसकी ब्रांच बढ़ाना हो, उसका डिवीज़न बढ़ाना हो, एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस उसका और ले जाना हो, नंबर ऑफ ऑफिसेज बढ़ाने हो, फैक्ट्रीज बढ़ानी हो या डाइवर्सिफाई करना हो, तो इस सब के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस की ज़रूरत बिजनेस को एसेट्स परचेज करने के लिए पड़ती है। बिजनेस का एसेट्स दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। और उसके बाद एक कैटेगरी और होती है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो चाहे टेंजिबल एसेट खरीदना हो या इनटेंजिबल एसेट खरीदना हो, हर एक के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब कुछ टेंजिबल है, हम इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ये सारी चीज़ें इनटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन है दोनों ही बिजनेस के एसेट्स और दोनों को ही एक्वायर करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस की ज़रूरत सिर्फ इसलिए ही नहीं बल्कि फाइनेंस की ज़रूरत बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए भी पड़ती है। बिजनेस को चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो पेमेंट करना होगा, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। आपको लेबर की सैलरीज या वेजेस पे करनी है, उसके लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। बिजली के बिल अदा करना है फैक्ट्री का, उसके लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा करना है, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। तो ये तमाम बिजनेस के जो डे टू डे खर्चे होते हैं उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ फाइनेंस। मेजर एरियाज ऑफ फाइनेंस आर द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनको देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल सर्विसेज, financial services is concerned with the design and delivery of advice and financial product to individual, business and government। किसी व्यक्ति को, किसी बिजनेस को या किसी सरकार को जब कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट या कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन द बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर की जो ड्यूटी होती है वो कौन कौन सी ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को ही हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंस या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ द थ्री मेजर इश्यूज रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशन में तीन बड़े इश्यूज पाए जाते हैं, तीन बड़े मुद्दे पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं?
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं 3 मुद्दों से रिलेटेड बात करता है। वो 3 बड़े इश्यूज हैं। पहला है हाउ लार्ज शुड ए बिजनेस बी, एक बिजनेस कितना बड़ा होना चाहिए, यानी उसके लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उसका फंड कितना होना चाहिए, ये तय करना। दूसरा इशू होता है इन व्हाट फॉर्म शुड इट होल्ड एसेट्स, किस फॉर्म में बिजनेस अपनी एसेट्स को रखेगा, यानी उसके अंदर टोटल एसेट्स कितनी होगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स कितनी होगी, शॉर्ट टर्म एसेट्स कितनी होगी, यानी फिक्स्ड एसेट्स कितनी होगी, करंट एसेट्स कितनी होगी, किस फॉर्म में होगी, ये सब तय करना। तीसरा मुद्दा होता है कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है उसका कंपोजिशन क्या होगा, यानी उसके अंदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के सोर्सेस क्या होंगे, ये सारा कंपोजिशन तय करना, ये तीसरा इशू कहलाता है। जब हम स्कोप ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो इस स्कोप में इन्हीं तीनों इश्यूज का डिस्कशन किया जाता है। इन तीनों इश्यूज का सॉल्यूशन हमें इसी स्कोप ऑफ फाइनेंस से मिलता है। इसी स्कोप ऑफ फाइनेंस को हम लोग स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस या स्कोप ऑफ फाइनेंस या फंक्शंस ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। ये सब कुछ मैंने ढूंढ करके आपको लिख दिया, बता दिया, ताकि कंफ्यूज कभी ना हो। अगर स्कोप ऑफ फाइनेंस आए या फंक्शंस ऑफ फाइनेंस आए या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आए तो आपको यही समझना है। अब जो स्कोप ऑफ फाइनेंस है इसको 2 कैटेगरी में बांट के समझा जा सकता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर 3 बड़े डिसीजन होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। जबकि शॉर्ट टर्म फाइनेंस में एक डिसीजन लेते हैं जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। चूंकि वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिस्कशन होता है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इसीलिए वर्किंग कैपिटल डिसीजन शॉर्ट टर्म डिसीजन कहलाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो पहला है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म हम बात करेंगे पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होता है। इस डिसीजन के अंदर ये देखा जाता है कि एक बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स को लगाया गया है और उस एसेट्स में कितना फंड लगाया जाएगा या किस एसेट्स में फंड को लगाया जाएगा, ये सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। एसेट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड डिसीजन होता है इसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है ये। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं जिसको हम लोग करंट एसेट्स भी कहते हैं, तो करंट एसेट से रिलेटेड जब डिसीजन लिए जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म का कहलाता है और इसे हम लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। दूसरा जो इशू था वो था फाइनेंसिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है वो इस चीज से रिलेटेड होता है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की क्वांटिटी क्या होगी। देखिए जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं फाइनेंस के वो कई तरह के हो सकते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें इक्विटी कैपिटल भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है या अदर सोर्सेज से भी फाइनेंस हो सकते हैं। तो ये जो टोटल कैपिटल बनेगी, इस टोटल कैपिटल में कितना कितना हिस्सा किसका होगा, कितनी इक्विटी होगी, कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, कितना डिवेंचर से आएगा पैसा, कितना बैंक से लोन लिया जाएगा, ये सब तय करना कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी को हम लोग फाइनेंसिंग मिक्स भी कह सकते हैं। तीसरा जो डिसीजन होता है वो डिविडेंड डिसीजन। देखिए बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाता है, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी अपने पास रख नहीं लेती है, क्योंकि उसके अंदर कैपिटल लगी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, डिवेंचर होल्डर्स का भी पैसा लगा होता है। तो ये सब पूरे प्रॉफिट में उन लोगों का भी हिस्सा होता है। तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो पूरा रख नहीं लेती है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा रखती है और बाकी हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को। तो वो प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड। तो कितना हिस्सा प्रॉफिट का रखा जाए और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इसका फैसला इसी डिविडेंड डिसीजन से होता है। अब हम लोग आते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं।
पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड के बेस पर इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो है वो इक्विटी शेयर हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लोन फ्रॉम बैंक्स। जबकि मीडियम टर्म्स में लोन फ्रॉम बैंक्स मीडियम टर्म्स में भी आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखिए लॉन्ग टर्म में भी है, मीडियम टर्म में भी है, क्योंकि मीडियम टर्म के लिए भी लोन मिल सकता है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और लीज फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक से शॉर्ट टर्म में भी लोन मिलता है, और कमर्शियल पेपर। तो ये तो कैटेगरी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। इसके बाद दूसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी इसका ओनर कौन होगा। अगर हम ओनर्स फंड की बात करें तो ओनर्स फंड के अंदर इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स आती है, क्योंकि ये जो है ये बिजनेस का खुद का पैसा होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर कहे जाते हैं, तो इसलिए इक्विटी शेयर से जो पैसा आया वो ओनर्स फंड की कैटेगरी में आएगा। रिटेन्ड अर्निंग तो सीधी सी बात है, ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। तो प्रॉफिट किसका होता है, प्रॉफिट बिजनेस का होता है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स भी ओनर्स के ही फंड में आ जाएगी। लेकिन अगर हम बोरोड फंड की बात करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर्स होते हैं, तो डिबेंचर के थ्रू जो पैसा आएगा वो बोरोड फंड कहलाएगा। या किसी और भी सोर्सेज से पैसा आपने लिया, चाहे बैंक से लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया या पब्लिक से डिपॉजिट करवाया या लीज फाइनेंस हुआ या कमर्शियल पेपर आपने इशू किया, तो ये तमाम सोर्सेज बोरोड फंड की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी है सोर्स ऑफ जनरेशन, कैसे जनरेट कर रहे हैं फाइनेंस को, इस बात को देखना होगा। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स वही दोनों हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि यही दोनों ओन्ड है, तो जो ओन्ड होगा वही इंटरनल सोर्स होगा। और बाकी जो है एक्सटर्नल सोर्स जो बाहर से आता है, जैसे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लोन फ्रॉम बैंक या इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट और फैक्टरिंग, ये सभी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। अब हम लोग एक एक सोर्सेज की बात करेंगे। यहाँ पर शेयर कंपनी की टोटल कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा या एक यूनिट कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट और ए यूनिट ऑफ अ कंपनी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में शेयर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। अब ये जो प्रेफरेंशियल राइट है ये प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा राइट मिलता है। इक्विटी शेयर को हम लोग और कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे ब्लू चिप शेयर्स, ग्रोथ शेयर्स, साइक्लिकल एंड नॉन साइक्लिकल शेयर्स एंड स्वेट शेयर्स। ब्लू चिप शेयर्स वो कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो बिजनेस बहुत अच्छा कर रही हो, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हो, उनके शेयर्स को ब्लू चिप शेयर कहा जाता है। जबकि ग्रोथ शेयर्स उन कंपनी के शेयर्स को कहते हैं जो कंपनी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हो, ग्रोथ कर रही हो, जिसका अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी हाई हो। साइक्लिकल शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी के चेंज होने की वजह से बदल जाती है, यानी ये शेयर्स इनकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसे शेयर जिनकी मार्केट वैल्यू इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से फ्लक्चुएट करे उसे साइक्लिकल शेयर्स कहते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इकोनॉमी का बड़ा असर पड़ता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी बहुत असर पड़ता है, सीमेंट एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर भी बहुत असर पड़ता है। तो इन तमाम कंपनियों के शेयर्स जो हैं वो साइक्लिकल शेयर्स कहलाएंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की काफ़ी फ्लक्चुएट करेगी। जबकि नॉन साइक्लिकल शेयर्स वो होते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इकोनॉमिक कंडीशन से अफेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि शेयर्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इक्विटी शेयर की अगर हम लोग मेरिट देखें तो मेरिट क्या है, पहला है सूटेबल फॉर हायर रिस्क हायर रिटर्न इन्वेस्टर्स। देखिए इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं ज़्यादा रिटर्न की चाह में, जिनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क भी लेना चाहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर बहुत सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता, लेकिन
जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देगी, कम प्रॉफिट कमाएगी तो कम देगी, नहीं कमाएगी तो नहीं भी देगी। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत हाई है, रिस्क बहुत हाई है, लेकिन रिटर्न मिलने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर बहुत अच्छा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देगी, कम होगा तो कम देगी। ऐसा नहीं है कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ फिर भी उसे बहुत ज़्यादा डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ऐसा नहीं है। तो इसलिए डिविडेंड का देना कंपलसरी नहीं है, तो ये एक बर्डन नहीं होता कंपनी के लिए। कंपनी के इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया जाता है। अगर इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू कर दिया, जो पैसा आ गया, कैपिटल आ गई, तो कंपनी के पास ये परमानेंटली रहेगी जब तक कि कंपनी लिक्विडेट नहीं होती, जब तक कंपनी बंद नहीं होती। तो ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। किसी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इस बात से भी लगाई जाती है कि उसने इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं। जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा इक्विटी शेयर्स होंगे मार्केट में, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा मानी जाती है। इक्विटी शेयर को इशू करने के बदले कोई एसेट्स को गिरवी करना या एसेट्स पर कोई चार्ज नहीं होता। कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिसको लेने के लिए बिजनेस को एसेट्स रखना पड़ता है, तो ये इक्विटी शेयर के लिए कोई एसेट्स रखना नहीं पड़ता है, इसलिए नो चार्ज ऑन एसेट, ये एक तरह का एडवांटेज हो जाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेते हैं और वहाँ पर वो वोट करते हैं। वोट करके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरी कड़ी है जो आपको मैंने बता दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेट कंट्रोल कंपनी का जो है वो वोटर के हाथ में। वोटर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर चलती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी वो मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं उसमें। तो कंपनी का जो कंट्रोल है वो भी डेमोक्रेटिकली वोटर्स के जरिए यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के जरिए होता है। तो ये भी एक अच्छी बात मानी जाती है, जो कि डेमोक्रेसी को एक अच्छा माना जाता है, इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रोल होने की वजह से भी इसको एक मेरिट के अंदर रखते हैं हम लोग। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी है। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, तो वो इन्वेस्टर्स जो रेगुलर रिटर्न चाहते हैं, फिक्स्ड डिविडेंड चाहते हैं हर साल, उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर पर रिटर्न फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम और कभी बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज हायर, इक्विटी शेयर की कॉस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हो सकती है। मोर शेयर्स में डाइल्यूट वोटिंग पावर एंड अर्निंग पर शेयर। देखिए ये ऐसा है कि आपको मैंने बताया कि जितने शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स, उन सभी को वोटिंग राइट होता है। अब जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर आप बढ़ाते चले जाएंगे कंपनी में, उतना ज़्यादा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, पावर बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे 1000 शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, तो पहले कंपनी का कंट्रोल 1000 लोगों में था, लेकिन ये बढ़ा करके अगर 10,000 कर दिया जाए तो अब कंपनी का कंट्रोल 10,000 लोगों में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पावर कम हो जाएगा, पावर डाइल्यूट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जितने शेयर बढ़ते जाएंगे उतना पावर डाइल्यूट होता जाएगा, उतना पावर कम होता जाएगा और अर्निंग पर शेयर भी कम होता जाएगा। ईपीएस अगर आप निकालते हैं तो ये होता है आपका जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जितनी ज़्यादा इक्विटी शेयर्स आप इशू करेंगे पर शेयर अर्निंग कम होती जाएगी। मोर फॉर्मेलिटीज़, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इसमें होती है, इसका प्रोसीजर लंबा होता है, डिले हो सकता है इस प्रोसेस को पूरा करने में, इसलिए फंड रेज करना इक्विटी शेयर्स के थ्रू इतना भी आसान नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंड की बात करेंगे, नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बिजनेस में बचा लिया जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं लाभों का पुनर्विनियोजन और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट का हिस्सा जो दोबारा
बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया गया, उसको बिजनेस से निकाला नहीं गया, उसको बिजनेस से बाहर नहीं किया गया, बल्कि वो प्रॉफिट का हिस्सा फिर से बिजनेस में आ गया। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है क्यों? क्योंकि ये इंटरनल सोर्स है, ये खुद कंपनी का हिस्सा होता है, इसको किसी को अदा नहीं करना है, इसका पेमेंट किसी बाहरी पर्सन को नहीं करना है। जब तक चाहे कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल कर सकती है खुद बिजनेस में। रिटेन्ड अर्निंग में कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो के अदा करनी हो, किसी को दिखाई दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता रिटेन्ड अर्निंग पर, कोई डिविडेंड नहीं देना पड़ता, और इस तरह के फाइनेंस के लिए कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है जो कि फंड को रेस करने में खर्च होती है, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट करते हैं। तो ये कहीं बाहर से नहीं की जा रही है, खुद कंपनी का प्रॉफिट है, तो इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट की बात ही नहीं होगी। ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो पैसा बिजनेस का है, इस बिजनेस के पैसे को कंपनी चाहे जिस तरीके से भी इस्तेमाल करे, किसी तरह का कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए कंपनी के इस पैसे को यूज करने में कंपनी को पूरी आज़ादी होती है। इनहेंसेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लॉसेस। इसका मतलब ये होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस अगर कभी हो जाए तो इस रिटेन्ड अर्निंग के जरिए उसको पूरा किया जा सकता है। एंड इट में ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस भी बढ़ सकता है, बढ़ जाता है इसके जरिए। जितनी ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग होगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी साउंड होती है, उतनी अच्छी मानी जाती है, और जितनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो मानी जाएगी, मार्केट प्राइस शेयर के उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। अब बार बार आप प्रॉफिट नहीं देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा और डिससेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट कर सकता है। आप हर साल प्रॉफिट को बचा ले रहे हैं, रख ले रहे हैं बिजनेस में, और डिविडेंड नहीं दे रहे हैं या डिविडेंड बिल्कुल कम दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर धीरे धीरे डिससेटिस्फाइड होने लगेंगे। और ये अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है। अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पर। अब प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग होगा, प्रॉफिट कम होगा तो ये कम होगा। तो प्रॉफिट होना तो कोई सर्टेन होता नहीं है, तो अगर प्रॉफिट अनसर्टेन है तो ये सोर्स ऑफ फंड भी अनसर्टेन हो जाएगा। इट में लीड टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द फंड। सब ऑप्टिमल, चूंकि ये बड़े आसानी से मिल जाने वाला फंड है, तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से ना हो, फुल यूटिलाइजेशन ना हो, मिसयूज भी हो सकता है इस तरह के फंड का। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2 प्रेफरेंशियल राइट मिला होता है, उनको प्रायोरिटी मिली होती है। वो 2 राइट क्या है? पहला, राइट टू रिसीव डिविडेंड। कंपनी जब डिविडेंड बांटेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरा राइट ये होता है कि कंपनी जब लिक्विडेट होती है, कंपनी जब बंद होती है, तो उस वक्त सबका पैसा अदा किया जाता है, रीपेमेंट किया जाता है। तो ऐसे केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा पहले लौटाया जाएगा और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को लौटाया जाएगा। तो ये 2 जो है प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसीलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो कुछ हद तक इक्विटी शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और कुछ हद तक डिबेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इसकी मेरिट अगर देखा जाए तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो स्टीडी यानी रेगुलर इनकम चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं बड़े कंजर्वेटिव होते हैं। यहाँ कंजर्वेटिव का मतलब जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, बहुत फ्लक्चुएशन ना हो, प्रॉफिट यानी डिविडेंड जो है वो भी इनको रेगुलर मिलता रहे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बिल्कुल अच्छा सोर्स है, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये मेरिट है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है। तो जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल डाइल्यूट होगा, ये हमने आपको बता दिया, वो डिमेरिट थी। अब जब प्रेफरेंस शेयर्स
बढ़ते जाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता, इसलिए कंपनी का कंट्रोल जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। उसके अलावा है हायर रिटर्न्स फॉर इक्विटी शेयर्स इन गुड टाइम्स। गुड टाइम्स का मतलब जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हो। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ऐसे में इक्विटी शेयर्स के लिए भी प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा। क्यों? देखिए, जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो वही मिलना है जो उनका फिक्स परसेंटेज है, जो कि अभी पहले पॉइंट ने बताया एसटीडी रिटर्न। तो उनका तो फिक्स परसेंटेज है ना, मान लीजिए उनको 10% मिलना है डिविडेंड, तो 10 ही % मिलेगा। अब कंपनी चाहे जितना प्रॉफिट कमाए, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाए उनको 10% ही मिलेगा। अब कंपनी पहले इतना कमाती थी, मान लीजिए कंपनी इतना कमाने लगी और बढ़ गया प्रॉफिट, तो उसमें से भी 10 ही % मिला। ठीक है, ये 10% गया पहले, तो अब कंपनी जब ज़्यादा कमाने लगेगी यानी गुड टाइम्स में, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही हिस्से में आता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही वो राइट होता है। प्रेफरेंशियल राइट्स टू रीपेमेंट, हाँ ये तो जाहिर सी बात है, प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। मैंने बता दिया है, दूसरा पॉइंट था कि कंपनी जब लिक्विडेट होगी, बंद होगी, तो जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले उनका पैसा लौटाया जाएगा। ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडवांटेज है। नो चार्ज अगेंस्ट एसेट, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है कि कंपनी की एसेट्स को गिरवी नहीं रखा जाता। कंपनी बिना किसी एसेट्स को चार्ज में लाए हुए वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। लेकिन डिमेरिट्स भी है इसकी। नॉट सूटेबल फॉर दोज हु वांट हायर रिटर्न, वो जो हायर रिटर्न चाहते हैं और हायर रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स परसेंटेज है। कंपनी चाहे जितना भी अच्छा करे, इनको ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उन लोगों के लिए या वैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है। डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं उनका क्लेम होता है कंपनी की एसेट्स के ऊपर, वो क्लेम जो होता है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के एसेट्स पर प्रेफरेंस मिलता है। कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो कंपनी को पहले पैसा लौटाना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इसका मतलब कंपनी की एसेट्स के ऊपर जो पहला अधिकार है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है। तो जितने ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा कम क्लेम होता जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी के एसेट्स के ऊपर। तो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो अधिकार है वो कंपनी के एसेट पर से कम होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। तीसरा है हायर डिविडेंड एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तीसरा नुकसान ये है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी, देखिए डिवेंचर भी अभी हम पढ़ाएंगे, आगे आएगा। डिवेंचर के ऊपर भी कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन वो जो दिया जाता है रेगुलर वो होता है इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर जो दिया जाना होता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड भी फिक्स परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट भी फिक्स परसेंटेज होता है। क्या डिफरेंस है और क्लियर हो जाएगा अभी आगे। यहां पर समझ लीजिए कि जो डिविडेंड होता है वो एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ज्यादा होता है, तो कंपनी के लिए थोड़ा सा कॉस्टली सौदा हो सकता है। उसके अलावा डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। जी हाँ, इसको बिल्कुल समझ लीजिए आप अच्छे से। क्या मतलब है? कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो वो डिविडेंड कंपनी की टैक्सेबल इनकम में से घटाया नहीं जाता। कंपनी जब अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेगी, यानी वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स अदा करना है, तो उस इनकम में से डिविडेंड जो उसने दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो घटाया नहीं जाएगा। तो ऐसे में उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ी हुई आएगी, तो उसका टैक्स बर्डन भी ज़्यादा ही होगा। अगर डिविडेंड घटाने का प्रोविज़न होता तो ये चीज़ जो डिमेरिट है यही मेरिट बन जाती, लेकिन ऐसा प्रोविज़न है नहीं। तो इसलिए ये कंपनी के लिए डीमेरिट्स ही है, क्योंकि डिविडेंड से उसको टैक्स में कोई एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स की अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी के कोई शेयर हैं जिसको किसी साल डिविडेंड नहीं दे पाए प्रॉफिट कम होने की वजह से, तो अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो जिस साल नहीं दे पाए उस साल का डिविडेंड अगले साल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 2 साल नहीं दे पाए तो वो 2 साल का जोड़ करके तीसरे साल मिल जाएगा। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी तरह का लॉस नहीं है, उनका डिविडेंड लैप्स नहीं करेगा।
लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा तो जिस साल डिविडेंड नहीं मिला है उनको, उनका उस साल का डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, वो अगले साल जुड़ेगा नहीं। क्यूमुलेट होना मतलब जुड़ता चला जाना। तो नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड नहीं मिला अगर किसी साल तो वो खत्म हो जाएगा, वो जुड़ेगा नहीं। क्यूमुलेटिव में वो जुड़ता चला जाएगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, आपको मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है वो पहले मिलता है, बाद में इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, और उसको देने के बाद अगर से फिर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट में से दोबारा मिलता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको 2 बार डिविडेंड मिलने का अधिकार हो जाता है। एक बार तो पहली बार मिलेगा जब सबको मिल रहा है, उसके बाद इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दिया जाएगा, और इक्विटी को देने के बाद जो बचा हुआ तो उस बचे हुए में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम है पार्टिसिपेटिंग। जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग को ऐसा अधिकार नहीं होता है, उनको सिर्फ एक बार डिविडेंड मिलेगा, दोबारा बचे हुए प्रॉफिट में से नहीं मिलेगा। तीसरा है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार होता है, यानी वो चाहें तो उसको इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। जबकि नॉन कन्वर्टिबल वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर में बदलने का अधिकार नहीं होता है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको की कंपनी के लाइफ टाइम में एक पीरियड के बाद मैच्योर करके उनका पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे 5 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल बाद उनका पेमेंट कंपनी को कर देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, 20 साल से ऊपर कोई भी रिडीमेबल नहीं होता। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका रिडम्पशन नहीं किया जाता, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना मना कर दिया है। और प्रेफरेंस शेयर्स को आपको पता है वोटिंग राइट यूजुअली नहीं होता है, लेकिन कंपनी अगर चाहे तो अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ परिवर्तन करके, कुछ बदलाव करके वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ एनुअल जनरल मीटिंग में बैठने और साथ ही साथ वोट करने का अधिकार दे सकती है। तो ये पॉसिबल है। अब बात करते हैं डिवेंचर्स की। डिवेंचर एक तरह से कंपनी के द्वारा लिया गया लोन का सर्टिफिकेट होता है। कंपनी, इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है और इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय ए कंपनी। कंपनी ने जो डेट लिया है उसका एक्नॉलेजमेंट है। इस डिवेंचर सर्टिफिकेट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितना अमाउंट लिया गया है, उसकी टर्म्स क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, और उसके लिए जो पीरियोडिक इंटरेस्ट देना होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें लिखा होता है। कितना इंटरेस्ट देना है, किस तरीके से देना है, 6 महीने पे देना है या साल भर पे देना है या 3-3 महीने पे देना है, जो भी उसका पीरियोडिक इंटरेस्ट होगा या जो पीरियड होगा वो मेंशन होता है इसमें। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर हो जाते हैं। अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो ये पहला जो एडवांटेज है ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम यानी एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है हमेशा। कंपनी को फ़ायदा हो, कंपनी को नुकसान हो, कंपनी को कम प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, इससे इन्वेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर्स को डिबेंचर के ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है और इन्वेस्टर्स का रिस्क सबसे कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले डिबेंचर होल्डर का रिस्क बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब लिक्विडेट होगी, बंद होगी, तो भी पैसा सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को ही लौटाया जाता है। तो अगर इसकी हम सीक्वेंस बनाएं तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा लौटाया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। ये होता है ऑर्डर, ठीक है। तो प्रेफरेंस को जो प्रेफरेंस मिलता है वो इक्विटी से मिलता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो प्रेफरेंस से भी पहले उनका पैसा अदा किया जाना होता है, और जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर होल्डर को वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड से पहले ही दिया जाना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एनी हाउ किसी भी कंडीशन में पहले ही दिया जाना होता है। तो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर डिबेंचर होल्डर ही हुए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी की अगर अर्निंग स्टेबल है यानी कंपनी अर्न कर रही है, बराबर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तब तो कोई मुश्किल नहीं है, इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा। हर साल जितना भी इंटरेस्ट देना है उसको डिबेंचर पर वो देती चली जाएगी। तो कंपनी की अगर अर्निंग स्टेबल है तो उस टाइम डिबेंचर्स
अच्छा सोर्स है। और एक बेनिफिट ये है कि डज नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इसलिए कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट अपना बना रहता है, उनका वोटिंग राइट बढ़ता नहीं है, डाइल्यूट नहीं होता है। हाँ, एक सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी के लिए यह है कि इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, यानी कंपनी जब अपनी टैक्सेबल इनकम निकालेगी तो उसमें इस इंटरेस्ट को घटा देगी। वो इंटरेस्ट जो इसने डिवेंचर पर पे किया है वो इंटरेस्ट अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते वक्त घटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, उसका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, जबकि किसी तरह के डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट नहीं होता है कंपनी को। अब हम लोग बात करेंगे डिवेंचर के कुछ डिमेरिट्स की। पहला डिमेरिट तो ये है, बड़ा कॉमन है, कि बर्डन है, कंपनी के लिए बर्डन है, बोझ है। अगर कंपनी की अर्निंग लो है, अगर कंपनी की अर्निंग सफिशिएंट है तब तो ठीक है, तब तो बर्डन नहीं है, इंटरेस्ट अदा होता जाएगा। लेकिन कंपनी अगर अर्न कम कर रही हो और उसके बावजूद इंटरेस्ट हर महीने या हर 6 महीने पर, हर साल पे देना पड़ रहा हो, तो ऐसे में इंटरेस्ट जो है बोझ हो जाएगा कंपनी के लिए। साथ ही साथ डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो एक पीरियड के बाद, डेफिनिट पीरियड के बाद करना पड़ता है। डिबेंचर का पेमेंट लौटाना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कंपनी को प्रोविजन करना पड़ता है। तो ये एक दूसरा बर्डन है कंपनी के लिए। इशू ऑफ मोर डिबेंचर रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी, किसी कंपनी में जितना ज़्यादा डिबेंचर होगा उस कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि डिबेंचर को इशू करना एक तरह से अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो वो कंपनी जो जितना ज़्यादा डिबेंचर इशू करेगी उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जब पहले से ही किसी की बहुत ज़्यादा लायबिलिटी हो तो उसको कोई बैंक क्यों लोन देगा, सवाल ये है। तो यही वजह है कि डिवेंचर अगर बहुत ज़्यादा इशू कर दिया जाएगा तो दूसरे जो लेंडिंग एजेंसी हैं, चाहे वो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो लोन नहीं देंगे या वो आपको लेंड नहीं करेंगे। इस तरीके से बोरोइंग कैपेसिटी उस बिजनेस की घट जाएगी। डिबेंचर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर वो होता है जिसके पीछे किसी एसेट्स को मॉर्गेज किया जाता है, गिरवी किया जाता है, जबकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई चार्ज ऑन एसेट नहीं होता। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनका एक टर्म के बाद रिडम्पशन कर दिया रहता है, पेमेंट कर दिया रहता है, जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर्स का पेमेंट कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम होता है। रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिनको सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मिस्टर ए के पास कोई डिबेंचर है और वो रजिस्टर्ड है, वो चाहते हैं कि बी को दे दें सीधे, वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी के रजिस्टर्ड में ए का नाम दर्ज है। अब अगर वो बी को देना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए इन्हें एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, एक ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड के जरिए ही ये ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर बियरर डिबेंचर है तब तो आसानी से ये ट्रांसफर हो जाएगा, बिना डिलीवरी के जरिए, बिना किसी ट्रांसफर डीड के ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। ये दोनों प्रेफरेंस वाली बात है। फर्स्ट डिबेंचर वो होते हैं जिनको सेकंड डिबेंचर से प्रेफरेंस मिलता है, यानी जब कंपनी पैसा लौटाएगी तो पहले फर्स्ट डिबेंचर होल्डर का, फिर सेकंड डिबेंचर होल्डर का। उसके अलावा कुछ डिबेंचर होल्डर ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी डिबेंचर के पहले लिखा है 10% डिबेंचर, तो इसका मतलब ये 10% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस डिबेंचर के ऊपर, इसे कहेंगे स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। जबकि कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा, उन्हें कहते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर। उसके बाद कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि नॉन कन्वर्टिबल वो होते हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको कन्वर्ट होने का राइट नहीं है। नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकती है। इनको हम लोग डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इनका पर्पज़ होता है बिजनेस को
बढ़ावा देना, रीऑर्गेनाइज करना या बिजनेस को मॉडर्नाइज करना। अगर बिजनेस को किसी तरह मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, जैसे नई टेक्नोलॉजी लाना चाहती है बिजनेस, नई एडवांस मशीन लगाना चाहती है, ऐसे में उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूरी कर देगी। इसकी मेरिट देखें, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फाइनेंशियल, मैनेजरियल और टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बोरोइंग, वो बिजनेस फर्म जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है उनकी गुडविल ऑफ बोरोइंग अच्छी मानी जाती है। यानी ये माना जाता है कि इन्होंने अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है तो ये अच्छे होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्हीं को देता है जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती है। ईजी इंस्टॉलमेंट, ये जो लोन की अदायगी है ये आसानी से की जा सकती है, इसको इंस्टॉलमेंट में बना करके अदा किया जा सकता है, इसलिए ये एक एडवांटेज है। तो ये एक बर्डन भी नहीं होता बिजनेस के लिए। अवेलेबल इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, अगर मंदी काल चल रहा है यानी डिप्रेशन का दौर है, बिजनेस ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो उस पीरियड में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस को लोन दे सकता है, जबकि दूसरे जो सोर्सेज हैं वहाँ से फाइनेंस को इकट्ठा करना डिप्रेशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मंदी काल में लोन कोई नहीं देता, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिप्रेशन के दौरान में भी, मंदी काल में भी लोन को दे सकते हैं और बल्कि देते हैं। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट भी है। पहली डिमेरिट ये है कि रिजिड क्राइटेरिया, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा लोन आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बहुत टफ है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं और टाइम कंज्यूमिंग है। इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। साथ ही साथ जो लेंडिंग एजेंसी है यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बोरोइंग कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है कि भाई ये जो पैसा हम दे रहे हैं इस पैसे का इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है उनके ऊपर। और साथ ही साथ जो लेंडिंग एजेंसी है जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अपने किसी नॉमिनी को, अपने किसी बंदे को आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठा सकती है। तो अगर कोई बाहरी पर्सन आपके कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया तो अब तो आप फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यानी आपका बिजनेस बिल्कुल फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें एक बंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी नॉमिनी है। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो जाएगा उस कंपनी के लिए जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है। अब बात करते हैं लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। बैंक एक्सटेंड लोन्स टू ऑल साइज ऑफ द बिजनेस। बैंक हर तरह के बिजनेस को लोन देता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, और वो लोन देने का तरीका उसका कैश क्रेडिट के फॉर्म में हो सकता है या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकता है या कुछ और फैसिलिटी जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को हिंदी में साख पत्र कहते हैं। जब कभी कोई इंपोर्ट करना चाहता है फॉरेन से तो ऐसे में उसको अपने बैंक से एक लेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी गुडविल या उसकी क्रेडिटेबिलिटी पता चल सके। तो उस लेटर को बैंक इशू करता है जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। इसकी मेरिट क्या है अगर हम लोग देखेंगे, टाइमली असिस्टेंस, मतलब बैंक किसी बिजनेस को टाइमली लोन प्रोवाइड करके उसकी मदद कर सकता है जब उसको ज़रूरत है। सेक्रेसी इज मेंटेन, बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं बैंक उन सभी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखता है, उनको किसी दूसरे को नहीं बताता। तो ये एक अच्छी बात है किसी भी बोरोवर के लिए। कंपैरेटिवली इजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस, दूसरे किसी सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ फाइनेंस के मुकाबले बैंक से लोन लेना इजी माना जाता है कुछ हद तक, हालांकि फॉर्मेलिटीज़ यहाँ भी बहुत होती हैं। यहाँ पर इजी इस मामले में है कि अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, जैसे प्रॉस्पेक्टस है, फिर अंडरराइटिंग है, ये सब चीज़ें करानी पड़ेगी। वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं कराना पड़ता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कह सकते हैं कि ईजियर है। फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड्स, ये किस तरीके से है? फ्लेक्सिबल इस तरीके से है कि अगर आपको लोन बढ़ाना है तो ये बढ़ सकता है, इंक्रीज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कभी चाहते हैं कि मैच्योरिटी के पहले इसको अदा करना है तो आप अदा भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप चाहें इसको कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, और मैच्योरिटी के पहले पैसा अदा करना चाहते हैं, लोन अदा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। शॉर्ट पीरियड लोन्स डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड और रिन्यू। अगर छोटे पीरियड के लिए आपने कोई लोन लिया है और आप उस पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लिया आपने 1 साल के लिए लिया है, आप चाहते हैं कि इसको बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए, तो बैंक इतनी आसानी से इसको नहीं करेगा, उस पीरियड को नहीं बढ़ाएगा। या रिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी नहीं करेगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है ऑब्टेनिंग फंड स्लाइटली डिफ़िकल्ट। मैंने बताया ना कि अब फंड्स लेना या फाइनेंस बैंक से कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन है डिफ़िकल्ट। वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि बैंक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा कंपनी के अफेयर के बारे में, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता करेगा, यहाँ तक कि वो बिजनेस से उसके सिक्योरिटी के बारे में पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो मुश्किल हो जाता है बैंक से फंड लेना या बैंक से किसी फाइनेंस को कराना। इन सम केसेस रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कई केसेस में या कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्शन भी बैंक लगा सकता है कि इस पैसे का इस्तेमाल जो हम दे रहे हैं उसको सिर्फ यहाँ कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो। जैसे कि सेल ऑफ मार्गेज गुड्स, आप मार्गेज गुड को सेल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक नॉर्मल बिजनेस डिफ़िकल्ट बन जाएगा अगर बैंक ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो ये सारी डिमेरिट्स है। नेक्स्ट है सोर्स आपका पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स मीन्स द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट करवा लेना। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जिनको आरबीआई ने परमिशन दे रखी है, क्योंकि आरबीआई से ही रेगुलेट होता है ये पब्लिक डिपॉजिट, वो पब्लिक से डिपॉजिट करा सकते हैं अपने पास पैसा। जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको कंपनी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ये जो डिपॉजिट होता है ये यूजुअली 3 साल तक के लिए होता है। तो पब्लिक से डिपॉजिट करा करके भी अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरी किया जा सकता है। इसकी मेरिट की बात करेंगे तो पहला है इसमें सिंपल प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है प्रोसीजर, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। तो जो पब्लिक डिपॉजिट की जो कॉस्ट है वो बिजनेस के लिए कम है बैंक से लोन लेने के बनिस्बत। नो चार्ज ऑन एसेट, किसी एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो कोई चार्ज नहीं है एसेट पर। कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड, क्योंकि पब्लिक को कोई वोटिंग राइट तो आप देंगे नहीं, पब्लिक को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा कंपनी में, इसलिए कंपनी का जो कंट्रोल है वो उसके पास एज इट इज रहेगा, कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। लेकिन डिमेरिट्स भी है। डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू कंपनी, अगर कोई नई कंपनी है वो चाहेगी पब्लिक डिपॉजिट कर ले तो ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए। नई कंपनी के लिए पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना मुश्किल है। अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, अनरिलायबल है, भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक से पैसा जमा कराना है ना। हो सकता हो आपको जब पैसे की ज़रूरत हो उस वक्त पब्लिक रिस्पॉन्ड ही ना करे, आप चाह रहे हैं कि पब्लिक जमा कर दे, लेकिन पब्लिक उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है डिपॉजिट करने में, तो आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि पब्लिक से हम इतना पैसा जमा ही करवा लेंगे, इसलिए अनरिलायबल है। उसके अलावा कलेक्शन ऑफ लार्ज साइज ऑफ डिपॉजिट इज डिफ़िकल्ट, अगर बहुत बड़े साइज़ में आप चाहते हैं डिपॉजिट हो जाए तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि आप पब्लिक से उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करे। नेक्स्ट आता है लीज फाइनेंसिंग। लीज क्या होता है? देखिए, लीज एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टी के बीच में होता है। एक पार्टी वो होती है जिसका की एसेट्स होता है, जो ओनर ऑफ द एसेट्स है। दूसरी वो पार्टी होती है जो उस एसेट्स को यूज़ करना चाहती है। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे होंगे, एक पार्टी लेफ्ट साइड में है, ये है ओनर, और दूसरी पार्टी लेसी जो राइट साइड में दिख रही है, ये है यूज़ करने वाले या क्लाइंट कह सकते हैं आप इन्हें, जिन्हें लेसी कहा जाता है इस टर्म में। तो क्या होता है कि अगर लेसी को किसी मशीन की या किसी एसेट की ज़रूरत है तो इनको खरीदना नहीं है, ये क्या कर सकते हैं कि ये उस पर्सन के पास जिसके पास ये एसेट्स है उससे लीज पर ले सकते हैं, यानी उस एसेट्स को लेकर के इस्तेमाल करेंगे कुछ पीरियड तक और बदले में क्या देंगे,
बदले में उनको रेंट देंगे, जिसे कहते हैं लीज रेंटल। तो इनकी उस फाइनेंशियल नीड को पूरी कर दिया जाएगा लीज के जरिए। अब अगर मान लीजिए एक एसेट है जो 10 लाख रुपए की है, तो अब 10 लाख रुपए इनको उस एसेट में इन्वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि इनके 10 लाख की एसेट का काम लीज के जरिए पूरा हो गया। लेसर ने इनको एसेट दे दी, ये एसेट यूज करें, बदले में सिर्फ रेंट पे करते जा रहे हैं उस एसेट्स का। ठीक है, तो ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड लेसर, और जो अदर पार्टी है उसे कहते हैं लेसी, और जो पीरियोडिक अमाउंट दिया जाता है उसे कहते हैं लीज रेंटल। जब पीरियड पूरा हो जाता है, मान लीजिए एसेट लिया गया 5 साल के लिए, तो 5 साल जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, इस एसेट को वापस उसी लेसर के पास दे देना पड़ेगा। तो लेसी जो होगा वो लेसर को वापस कर देगा एसेट्स को। लीज फाइनेंसिंग ज़्यादातर जो होती है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। जो फास्ट चेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें लीज फाइनेंसिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसकी मेरिट्स की बात करें अगर, तो पहला है कि लेसी कैन एक्वायर एसेट विद लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको दिया कि अगर 10 लाख की कोई एसेट्स है तो 10 लाख रुपया पूरा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिना अमाउंट को खर्च किए हुए या बहुत मामूली सा अमाउंट खर्च करके लेसी उस एसेट्स को एक्वायर कर सकता है और यूज़ कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन भी सिंपल है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। लीज रेंटल्स आर डिडक्टिबल फॉर कंप्यूटिंग टैक्स। देखिए ये जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज आपको डिवेंचर में भी मिला था। डिवेंचर पर इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, इसलिए टैक्स बर्डन कम हो जाता है कंपनी का। तो यहाँ पर जो रेंट पे किया जाएगा, लेसी ने जो रेंट अदा किया है लीज के ऊपर, वो रेंट भी अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा देगा, तो उसका टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। तो ये एडवांटेज यहाँ पर है। फाइनेंस विदाउट डायलूटिंग द कंट्रोल, कंट्रोल यहाँ भी डायलूट नहीं होता। तो फाइनेंस विदाउट डायलूटिंग द कंट्रोल, जो लेसर होता है, लेसर का इंटरेस्ट नहीं होता है, लेसर इंटरफेयर नहीं करता है, लेसर किसी भी तरीके से वोटिंग राइट नहीं रख सकता है लेसी के मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से कंट्रोल लूज नहीं होता है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, किसी चीज़ का पुराना हो जाना या आउट ऑफ फैशन हो जाना, उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। तो किसी चीज़ का पुराना हो जाना, ऑब्सोलीट हो जाना और उसके वजह से उसकी वैल्यू में कमी हो जाना, इस सब का रिस्क जो है वो लेसी को नहीं होता, वो सब लेसर का होता है। क्यों? क्योंकि एसेट्स का असली मालिक लेसर है, इसलिए एसेट्स में किसी भी तरह की कोई कमी होगी, गिरावट होगी, चाहे वो ऑब्सोलेसेंस की वजह से हो या उसमें कोई मेंटेनेंस की कॉस्ट हो, तो वो सब लेसर की जिम्मेदारी है। तो लेसी इन चीज़ों से भी बच जाता है, उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है लेसी को, सारा मेंटेनेंस वगैरह लेसर का हो जाएगा। लेकिन इसकी डिमेरिट भी है, जैसे कि लेसर है, हो सकता है लेसर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे उस यूज़ के ऊपर। जैसे कोई एसेट्स है लेसी ने लिया है, उस एसेट्स में चाहता है लेसी की कुछ हम उसको अल्टरेशन करें, कुछ मॉडर्नाइजेशन करें, कुछ चेंज करें, तो वो चेंज या अल्टरेशन लेसर मना कर देगा कि नहीं आप नहीं कर सकते, इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेसी एसेट्स में कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। बिजनेस ऑपरेशन में भी अफेक्टेड इफ लीज इज नॉट रिन्यूड। अगर लीज जैसे 5 साल के लिए आपने लिया, 5 साल पूरा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, एसेट को वापस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस तो चल रहा है, अभी हमें एसेट की और ज़रूरत है, हमने उनसे कहा कि भाई 5 साल के लिए और इसको रिन्यू कर दीजिए, लेकिन जो लेसर है वो नहीं मानने को तैयार है, वो कह रहा है नहीं हमारी एसेट वापस करिए, हम अब लीज आपको और नहीं रिन्यू करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बिजनेस का ऑपरेशन ठप हो जाएगा, क्योंकि उस मशीन से प्रोडक्शन हो रहा था, अब वो प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाएगा। may result in higher payout obligation for premature termination of the lease agreement। देखिए अगर लीज एग्रीमेंट 5 साल के लिए हुआ है, आपको लगता है 1 या 2 साल के बाद कि एसेट की बहुत ज़रूरत नहीं है, ये एसेट हमारे बहुत काम की नहीं है, आप चाहते हैं इसको लौटा दें, है ना, आप लौटा दें। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल के लिए, लेकिन आप 1 या 2 साल में ही लौटा रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको घाटा हो सकता है, जो लेसी है उसको घाटा हो जाएगा, क्योंकि जो लेसर है वो नहीं मानेगा, कहेगा ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं तो आप हमें पूरे 5 साल का रेंट दीजिए, तो ये हो सकता है। तो यही वह कहा जा रहा है कि यहाँ हायर पे आउट यहाँ हो सकता है ऑब्लिगेशन का, अगर से प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा तो। और आखिरी बात कि लेसी चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, कभी भी ओनर नहीं हो सकता एसेट्स का, उसको हर हाल में उस चीज़ को लौटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट, दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को जो क्रेडिट देता है परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज के बदले में, उसे ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ये
फैसिलिटी है एक तरह की, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सप्लाई कर देता है उसके इमीडिएट पेमेंट के बगैर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये है बायर ए और ये है सेलर बी। ए को स्टॉक की या इन्वेंट्री की ज़रूरत है अभी, लेकिन ए के पास पैसा नहीं है, तो और बी जो है सप्लायर है, बी के पास इन्वेंट्री है। बी के पास ये जाएंगे कि भाई हमको आप इन्वेंट्री दे दीजिए, आपको हम 1 महीने के बाद इस इन्वेंट्री को बेच करके इसका पैसा अदा कर देंगे। तो अगर ये बी एग्री कर जाते हैं इस बात पर तो ठीक है, ये एक तरह की फैसिलिटी ट्रेड क्रेडिट वाली फैसिलिटी हो जाएगी। बी ने अगर इन्वेंट्री ए को दे दी 1 महीने के लिए, तो 1 महीने तक ए के पास बिना फाइनेंस के उनकी इन्वेंट्री आ गई। उनको इन्वेंट्री खरीदना था, इन्वेंट्री का काम बिना पैसे के 1 महीने के लिए हो गया। अब 1 महीने बाद जब इन्वेंट्री बिक जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो बायर इस पैसे को फिर सेलर को यानी बी को लौटा देगा। तो इस तरीके से फाइनेंसिंग नीड पूरी हो जाएगी बायर की ट्रेड क्रेडिट के जरिए। जब तक ये पैसा लौटाया नहीं जाएगा तब तक जो बायर है उसको उस अमाउंट को अकाउंट पेएबल या सन्डी क्रेडिटर्स के तौर पर अपने यहाँ लायबिलिटी में शो करेगा। अब इस बात में देखिए, बायर हैं जो उसको कितना क्रेडिट पीरियड के लिए मिलेगा क्रेडिट, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, और कितने अमाउंट का मिलेगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये इस बात पे तय करता है कि जो बायर है उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, और दूसरी जो सेलर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर सेलर की पोजीशन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है फाइनेंशियली, तब वो ज़्यादा पीरियड के लिए दे सकता है क्रेडिट, लेकिन अगर उसकी पोजीशन कम है तो वो ज़्यादा पीरियड के लिए क्रेडिट नहीं दे पाएगा। अगर इसकी मेरिट्स की बात करेंगे तो ये कन्वीनियंट और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड है। ये ऐसा सोर्स है जो आसानी से हो जाने वाला है, मिल जाने वाला है और लगातार होने वाला है। ट्रेड क्रेडिट प्रमोट्स द सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ए और बी का, ए बायर है, बी सेलर है, तो ए के पास पैसा अभी नहीं था लेकिन उन्होंने बी से ट्रेड क्रेडिट पर गुड्स को ले लिया। तो इस तरीके से, और ए ने जब ये ले लिया तो ए 1 महीने के अंदर उसको बेच देंगे और बेच करके पैसा बी को लौटा देंगे। तो ए की भी सेल बढ़ गई। अगर बी इस बात पे एग्री ना करता तो ए के पास वो गुड्स नहीं आता, और ए के पास जब गुड्स नहीं आता तो ए की सेल भी नहीं होती, तो ए की सेल इंक्रीज कर गई। साथ ही साथ बी की भी सेल इंक्रीज कर गई। अगर बी इस बात पे जिद करते कि नहीं हमें पैसा अभी चाहिए, हम बिना कैश के आपको नहीं देंगे, तब क्या होता कि ये सेल नहीं हो पाती, बी से गुड्स ए के पास नहीं जा पाता। जब नहीं जा पाता तो बी की सेल भी नीचे ही रहती। तो ऐसे में ए की भी सेल बढ़ गई और बी की भी सेल बढ़ गई, तो दोनों ही तरफ का, दोनों ही पार्टी की सेल्स बढ़ गई। इट में इंक्रीज द इन्वेंट्री लेवल टू मीट द राइज इन डिमांड, इन्वेंट्री लेवल को बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर में होने वाली इंक्रीज इन डिमांड को पूरा करने के लिए। मान लीजिए फ्यूचर में कोई त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली है या होली आने वाली है, और डिमांड बढ़ने वाली बहुत ज़्यादा, इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे केस में इन्वेंट्री को इकट्ठा किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में होने वाली डिमांड को पूरा किया जाए। तो ट्रेड क्रेडिट एक तरह से इन्वेंट्री को इकट्ठा करने का, इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट्स, और ट्रेड क्रेडिट में भी यही होता है कि किसी एसेट को आपको गिरवी रखने की, मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है, ए फर्म में इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग, एक फर्म चूंकि आसानी से अगर ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा तो वो ओवर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को बढ़ा लेना बिना उसके रिसोर्स को बढ़ाए। जैसे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठा कर ली लेकिन आपके पास स्टाफ ही नहीं है, आपके पास स्टाफ कम है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इन्वेंट्री आ गई लेकिन अब इन्वेंट्री को सेल कैसे किया जाए, तो ये प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग की। उसके अलावा ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स में भी जनरेटेड, बहुत बड़ा अमाउंट आप तो जनरेट नहीं कर सकते हैं ट्रेड क्रेडिट के जरिए। जितने आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत है आप उतना ले सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। इस बात पे भी डिपेंड करेगा जो सप्लायर है उसके पास कितना इन्वेंट्री है, वो उतनी इन्वेंट्री जितनी आप चाहते हैं दे पाएगा कि ये नहीं दे पाएगा, तो ये भी सारी बातें को देखना पड़ता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होती है, एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसके अंदर ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है इसे कहते हैं फैक्टर, इसको समझिए, और जिसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं क्लाइंट, फैक्टर एंड क्लाइंट, ठीक है। फैक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, दो तरह की।
पहली है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेब्ट। बिल को डिस्काउंट करना, क्लाइंट जो बिल लेकर के जाएगा फैक्टर के पास, इसको डिस्काउंट करने के बाद इसका पैसा फैक्टर क्लाइंट को दे देगा, ये काम करना होता है। और जब ड्यू डेट आएगी इस बिल की तो उस ड्यू डेट पर वो जाकर के पैसा कलेक्ट कर लेगा। दूसरा होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। इसको आप पिक्चर से समझिए, देखिए एक कंपनी है, इस कंपनी के पास बिल्स रिसीवेबल है या अकाउंट रिसीवेबल है। इस अकाउंट रिसीवेबल को ये फैक्टर के पास ले गई और फैक्टर ने क्या किया कि इस अकाउंट रिसीवेबल को डिस्काउंट काटा। मान लिए 10,000 रुपया था, 10,000 में से कंपनी ने, फैक्टर ने इसमें से 500 काट लिया डिस्काउंट। अब कितना हो गया 9,500। तो 9,500 रुपये फैक्टर ने फ़ौरन के फ़ौरन दे दिया कंपनी के पास। तो कंपनी की फाइनेंसिंग नीड पूरी हो गई इस फैक्टर के जरिए, ठीक है। और जब ड्यू डेट आएगी, चूंकि इस बिल है, बिल की ड्यू डेट होगी, इस बिल की ड्यू डेट होगी, मान लो 3 महीने बाद इसकी ड्यू डेट है, तो 3 महीने बाद ये जो फैक्टर है वो जा करके उस पर्सन से 10,000 रुपया कलेक्ट कर लेगा। दो तरह की फैक्टरिंग होती है, रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिस्क ऑफ बैड डेट। अगर 3 महीने बाद जैसे वो फैक्टर गया पैसा लेने के लिए डेटर के पास और डेटर ने नहीं दिया तो वो बैड डेट हो गया या कम दिया, तो वो जो बैड डेट की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, वो क्लाइंट की होगी, फैक्टर की नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा बैड डेट्स का बर्डन जो है वो क्लाइंट पर ही आता है रिकोर्स फैक्टरिंग में। लेकिन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग अगर है तो उसके अंदर किसी तरह से डेटर्स ने पैसा नहीं दिया या डूब गया कुछ पैसा, तो वो जो रिस्क है वो क्लाइंट का नहीं है बल्कि वो फैक्टर का है। तो फैक्टर एक तरह से क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ज़्यादातर जो फैक्टरिंग होती है वो रिकोर्स फैक्टरिंग है, सबसे ज़्यादा है। दूसरी जो सर्विस है वो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। फैक्टर्स होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग हिस्ट्रीज ऑफ द फर्म। फर्म की ट्रेडिंग हिस्ट्री के बारे में फैक्टर के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। दिस कैन बी वैल्यूएबल टू दोज हु आर यूजिंग फैक्टरिंग सर्विसेज एंड कैन देयर बाई अवॉइड डूइंग बिजनेस विद कस्टमर्स हैविंग पुअर पेमेंट रिकॉर्ड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन लोगों के बड़े काम आएगी जो कि बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानकारी नहीं है। तो वो क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो फैक्टरिंग से पता चल जाएगी, तो वहाँ से पता कर लेंगे ताकि उनके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है इस बात का फैसला कर सकेंगे। फैक्टरिंग प्रोवाइड करने वाली या फैक्टरिंग सर्विस जो देने वाली एजेंसी हैं कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जैसे SBI फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विस लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फॉरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। ये सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंक हैं या बैंक की सब्सिडीज हैं जो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैंक क्रेडिट के मुकाबले चीपर सोर्स है। मीटिंग लायबिलिटी प्रॉम्प्टली, चूँकि पैसा फैक्टरिंग के जरिए फ़ौरन मिल जाता है, जैसे ही बिल को डिस्काउंट करेंगे आप बैंक से पैसा मिल जाएगा। तो जब बैंक से पैसा मिल गया तो अब हमें लायबिलिटी को चुकाने में भी वेट नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से लायबिलिटी भी हमारी प्रॉम्प्टली चुक जाएगी, हम उसको चुका देंगे। फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड, फैक्टरिंग एक तरह का फ्लेक्सिबल सोर्स है। नो चार्ज एन एसेट्स, कोई एसेट को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज अपॉन फैक्टर्स, अगर आपका नॉन रिकोर्स है तो उस केस में जो कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और डेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्टर के ऊपर होती है। तो जो क्लाइंट है वो अपने दूसरे चीज़ों पर फोकस कर सकता है। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव एंड इनवाइसेज आर न्यूमरस एंड स्मॉलर अमाउंट, अगर छोटे छोटे इनवाइस हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में है तो उस टाइम पर फैक्टरिंग एक महंगा सौदा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर्स who may not feel comfortable while dealing with it। तो ये एक थोड़ा सा इमोशनल वाली बात आ जाती है कि फैक्टर चूँकि थर्ड पार्टी है कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ पर पैसा कलेक्ट करना कस्टमर से या कस्टमर से उस तरह की बात करना एक थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉमर्शियल पेपर वो होता है जो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को इशू करती है। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जिसे अपनी शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए एक फर्म किसी दूसरे फर्म को इशू कर सकता है, किसी दूसरे बिजनेस फर्म हो या इंश्योरेंस कंपनी हो या पेंशन फंड हो या बैंक को इशू कर सकता है।
ये जो होते हैं इशू किए जाते हैं 90 डेज टू 364 डेज, 90 दिन से लेकर के 364 दिनों के लिए इशू किए जा सकते हैं। अमाउंट रेज्ड बाय कमर्शियल पेपर इज जनरली वेरी लार्ज, बड़ा अमाउंट को रेज कर सकते हैं इस कमर्शियल पेपर के जरिए, और इनका जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई के द्वारा होता है। आरबीआई रेगुलेट करते हैं कमर्शियल पेपर्स को। मेरिट्स की अगर बात करें तो इसकी मेरिट पहली है कि सोल्ड ऑन अनसिक्योर्ड बेसिस, अनसिक्योर्ड बेसिस पर इसको सेल किया जाता है। नो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए इसके अंदर हाई लिक्विडिटी पाई जाती है, हाईली लिक्विड, प्रोवाइड्स मोर फंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को इकट्ठा किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर इज लोअर, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। लेकिन इसकी डिमेरिट्स भी कुछ हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन इशू, जो फाइनेंशियली साउंड है वही कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। लिमिटेड टू द एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल विद द सप्लायर, वो जो सप्लायर है जो फंड की सप्लाई कर रहा है उसके पास जितना पैसा होगा वो उसी हिसाब से ही आपकी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकता है कमर्शियल पेपर के जरिए। एक्सटेंडिंग द डेट और द मैच्योरिटी ऑफ द कमर्शियल पेपर इज नॉट पॉसिबल, अगर कोई चाहता है कि उसकी डेट को बढ़ा दे तो वो पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।